हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 8 के गणित विषय के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर इसका पूरा हल अच्छे से किया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। अब देखिए यहाँ पर -13 है, इसका गुणन यानी गुणा, प्रतिलोम यानी इसका उल्टा यानी 1/-13 हो जाएगा। तो ये 1/-13 है, किस में दिख रहा है आपको ऑप्शन में, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी गुणन प्रतिलोम होगा उनका और जो संख्या दी हुई है उनका गुणा करेंगे तो 1 आपको प्राप्त होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव का। तो वो आपका गुणन प्रतिलोम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, संख्या 9 की घन संख्या होगी। अब 9 की घन संख्या, घन का मतलब हो गया उसका क्यूब, यानी 9 का इस क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब का मतलब इसको 3 बार गुणा करेंगे 9 को, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब तीनों को गुणा करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 729। अब ये जो आंसर है किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर द। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 729 द। प्रश्न नंबर 3, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो सही सूत्र यहाँ पर पहला दिया हुआ है, इसका सही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सामने 4, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा। तो इसके लिए सीधा सिंपल आपको क्या करना है, 240 है उसके अंदर जितने किलो है उसका भाग देना है, यानी 5 किलो का भाग देना है। जैसे भाग देंगे तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा 48। तो ऑप्शन ए इसका अ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। जो आपके सामने ये जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से आपको ज्ञात करना है कि द्विपदीय व्यंजक कौन सा है। तो पहला है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पद है। दूसरा है इसमें 2 पद है। तीसरा है इसमें 3 पद है। और चौथा इसमें 2 दिख रहे, लेकिन ये 5x है 2x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। इसलिए ये क्या है, एक पद है। अब यहाँ चारों के अंदर आपको सही आंसर जो दिख रहा है वो ब है, क्योंकि 5 - 3xy ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा स, 360 डिग्री होता है। फिर अति लघुतरात्मक 7 से 11 क्वेश्चन है, वो अति लघुतरात्मक यानी कि एक लाइन में लगभग आपको या मैक्सिमम 2 लाइन में इसका आंसर देना है। तो चलिए ये प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 200 को ऐसी संख्या से गुणा करना है, तो इस सबसे पहले 200 को इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से निकालेंगे। 200 में 2 का भाग दिया 100 आया, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 25 में 5 का भाग दिया 5, और 5 में 5 का भाग दिया 1। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अभाज्य गुणनखंड में आपको प्राप्त हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए 2 2 के तो 3 जोड़े, मतलब 3 2 2 3 बार आ गए। इसी तरह से 5 भी 3 बार आने चाहिए, तभी तो क्या होगा, घन बनेगा। अब 5 2 बार आए तो तीसरी बार गायब है, तो अगर तीसरी बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम यही चाहते थे कि जो 5 आना चाहिए, तो अतः हम 200 का 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक -4q एवं 7pq का गुणनफल होगा। तो सीधा इनको गुणनफल यानी गुणा करना है, तो -4q इंटू 7pq लिखेंगे। अब देखिए संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, और जो अगला जो आपका चर पद है, चर पद को चर पद से गुणा करेंगे, सेम को। तो यहाँ पर -4 का गुणा 7 से किया तो यहाँ पर आ जाएगा -28, और यहाँ q का गुणा q से करेंगे तो q स्क्वायर आएगा, और p ऐसा कैसा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -28 pq स्क्वायर।
अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है, 360 डिग्री बटा थीटा। अब थीटा यानी जो भी आपको प्रश्न में जितने डिग्री का कोण दिया है उसका भाग देना है, तो बहुभुज की भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो 360 डिग्री बटा 45 डिग्री। अब 45 का 360 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 आएगा, यही क्या है, समबाहुभुज की भुजाएं। अतः समबाहुभुज की भुजाएं 8 होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आपके सामने जो आकृति दी हुई ABCD, ये क्या है, आयत है, और जो आयत है इसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र सिंपल सा है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है 9 और चौड़ाई कितनी है 7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ये क्या है, परिमाप। अगला क्वेश्चन है 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब यानी R प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रायिकता यानी कि इसके अंदर से आप जो भी उठाएंगे हाथ से या कैसे भी लेंगे, तो इसमें लाल जो सेब है वो प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रायिकता कैसे निकालते, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटित होने वाली घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं यानी लाल सेब कितने लाल सेब आने की संभावना है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ अनुकूलित घटनाएं ऊपर लिख देंगे अंश में 4, और टोटली घटनाएं कितनी है, 4 तो ये, और 5, 6 और 7, तो 7 टोटल हो जाएगी। तो आपके 4/7 है वो इसका आंसर हो जाएगा। चूँकि ये अति लघुतरात्मक थे तो आपको 1 या 2 लाइन में इसके आंसर देने हैं। चलिए अब लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य वाला। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य में से उपयुक्त पर जो भी सही हो उस पर राइट का निशान अंकित कीजिए। अब इसमें छोटे छोटे 4 जो है आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और प्रत्येक है 1 नंबर का, यानी टोटल आपके ये 12वां प्रश्न है 4 नंबर का हो जाएगा। इसके अंदर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, संख्या 1354 2 से विभाजित नहीं है। अब नहीं है पर ये तो गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि 2 से वो संख्या विभाजित होती हैं जिस संख्या के अंत में सम अंक हो। तो यहाँ 4 है वो क्या है, सम है, तो ये 2 से विभाजित होगी। तो ये नहीं का बोल रहा है, यानी कि ये असत्य बोल रहा है। असत्य यानी कि असत्य पे आप यहाँ टिक लगा देंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, संख्या, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है उसमें 9 का भाग जाता है, यानी 9 से विभाज्य है। तो 9 की विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है, सारी संख्याओं के जो संख्या है उसके अंदर अंकों को जोड़ दो, और अंकों को जोड़ते हैं तो वो अगर जोड़ने के बाद में 9 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या है 9 से विभाज्य है। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 5 कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 5 कितने 28, 28 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या कह रहा है, ये विभाज्य है नहीं, बिल्कुल नहीं है, असत्य है। तो असत्य पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। बिल्कुल सही है, और सही है तो सत्य पे टिक लगा देंगे। चौथा स्टेटमेंट है, संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। अगर x का मान 2 है तो क्या 9 से गुणज है, 9 के गुणज यानी 9 18 18 के बाद में 27, इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या इसका गुणज प्राप्त होगा क्या। तो अगर x की जगह 2 तो 6 और 2 तो कितने 8 होते हैं, तो 8 इसका गुणज है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यानी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर ऊपर से दृश्य अथवा पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। अब देखिए आपके सामने जो चित्र दिया हुआ है, ये जो ठोस आकृति दी हुई है दोनों तरफ, और सामने आपके दृश्य 1 और दृश्य 2 लिखा हुआ है, व्यू 1 और व्यू 2। अब ये
जो व्यू है वो ऊपर से दिख रहा है या फिर पार्श्व यानी साइड से दिख रहा है। अगर ऊपर से दिख रहा है तो ऊपर लिखना है और साइड से दिख रहा है तो साइड से लिखना है। तो पहली जो आकृति ठोस है उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, जो इस तरह से जो बन रही हैं दृश्य 1 में वो ऊपर से देखी जा सकती हैं इस तरह से, और दृश्य 2 में क्या होगा, साइड से इस तरह से दिखेगी। फिर दूसरा यहाँ पर ठोस आकृति को देखें तो ये जो पहला दृश्य है इसमें ऊपर से देखने पर ऐसी दिखेगी और दूसरा दृश्य है उसमें पार्श्व से देखने पर ऐसी दिखेगी। तो आपको उत्तर में ऐसा लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो वृत्त चित्र दिया हुआ है इसमें देखिए अलग अलग जो वाहन चलाने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में दिया हुआ है। यानी 10% कौन से होंगे, गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले 10%। ट्रैफिक लाइट का नहीं करने वाले यानी पालन नहीं करने वाले 25%। जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15%। हेलमेट नहीं लगाने वाले 30%। और जो अधिक भार क्षमता वाले हैं वो नहीं दिए हुए। तो हमें पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 100% होता है। कितने, 100%। तो ये जो अधिक भार क्षमता वाले जो व्यक्ति हैं उनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी जो दिए हुए उन सभी को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, देखिए 10 और 25 को जोड़ा तो 35, 35 और 15 को जोड़ा तो 50, 50 और 30 को जोड़ा तो 80 आ गया। तो ये जोड़ा 80 आ गया। अब जो 100 में से इसको घटाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 20%। तो अधिक भार क्षमता वाले कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए नीचे वो करेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात कर दिया है क्योंकि कुल प्रतिशत कितना, 100 है। अधिक भार क्षमता वाले प्रतिशत यानी 100 में से 80 घटा दिए तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसका प्रश्न है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है। यानी किससे कंपैरिजन कर रहा है, सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वालों से, यानी दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है और 30% है, यानी 400 में से जो 400 व्यक्ति है उसका 30% कितना होगा। तो आप 30/100 × 400 करेंगे तो 120 व्यक्ति आ जाएंगे। ये 120 व्यक्ति कौन से हैं, हेलमेट नहीं लगाने वाले। उसी तरह से गति सीमा से अधिक गति से चलाने वाले व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 10%। अब ये 10% है तो व्यक्ति कितने होंगे, तो 10/100 × 400 बराबर क्या आ जाएंगे, 40 व्यक्ति हैं वो गति सीमा से अधिक गति से चलाने वाले व्यक्ति हैं। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 120 में से 40 गए तो 80 व्यक्ति हैं वो कंपैरिजन तौर पर देखें तो गति सीमा से अधिक चलाने वाले वाहन अधिक है। किससे अधिक है, मतलब हेलमेट नहीं लगाने वाले वो अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला दिया हुआ है AD यानी A और D, यानी ये जो है भुजा किसके बराबर हैं, तो ये सामने वाली BC के बराबर होगी तो BC लिख देंगे। फिर दूसरा है कोण DCB यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, तो ये सामने वाले कोण के बराबर होगा। तो सामने वाला कोण कौन सा है, BAD ये वाला कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे BAD। फिर तीसरा है OC किसके बराबर है, बराबर का निशान है तो OC, ये रहा O और ये रहा C। तो ये जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगी OA के बराबर, तो OA लिख देंगे। चौथा है इसके अंदर M कोण DAB यानी DAB यानी कि ये वाला कोण, और CDA
ए यानी कि ये वाला कोण। अब ये जो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाले जो दो कोण हैं इन दोनों का मान कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पर कोष्टक में 180 लिख देंगे खाली जगह में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार चित्र की भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2304 बराबर भुजा स्क्वायर। अब ये भुजा स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो इस संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर रूट लगा, अब इसका वर्ग मूल निकालेंगे, तो वर्ग मूल निकालेंगे 48 आ जाएगा। और ये 48 ही क्या है, भुजा है, क्योंकि भुजा बराबर 48 आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं अतः वर्गाकार क्षेत्र की भुजा 48 मीटर है। अगला सवाल है 17वां। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। घातांक का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। इसमें पहला है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0, कोष्टक में है इसकी घात -1। हम जानते हैं कि किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो आप प्रारंभ में उसको संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे और आगे लिखेंगे। जब किसी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 3 की घात 0 तो 1 आ जाएगा, 4 की घात 0 तो 1 आ जाएगा, 5 की घात 0 तो 1 आ जाएगा। और इसके कोष्टक में बाहर की तरफ -1 घात लग जाएगी। अब तीनों को जोड़ेंगे 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 की घात -1। अब इसका व्युत्क्रम होगा क्योंकि -1 जो घात है नहीं रहती हैं। जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 की घात +1 यानी कि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे किसी के ऊपर 1 घात होती है तो वही संख्या उसका आंसर होता है। तो 3 बाहर आ जाएगा तो 1/3 है आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 2/3 की घात 5 भाग 2/3 की घात 3। अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, भाग का निशान। और यहाँ 2/3 और 2/3 दोनों क्या है, आधार समान है। तो हम पहले इन दोनों को क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे सामने आधार समान है तथा बीच में भाग का चिन्ह है, इसलिए घातों का घटाव होगा, यानी जो घातें हैं वो घट जाएगी। तो 2/3 ऊपर घात 5 - 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 गए तो 2 बच गया। अब ये 2 यानी 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। इस तरह से दूसरे का आंसर दे देंगे। अगला चलते हैं हम प्रश्न नंबर 18। परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2/3 लिख देंगे। अब 2/3 लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 2/3 प्लस 3/5 इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। अब इन दोनों का लसाअ लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा इसका 15। और इनको सॉल्व करेंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका भाग इसमें दिया, 5 बार 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 और प्लस में इधर आ जाएगा 5 का 15 में भाग दिया, 3 बार 3 का 3 से गुणा किया 9 और बटे में क्या आ जाएगा 2। अब ये बटे में 2 है तो यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, 15 के पास चला जाएगा। तो 10 + 9 बटा 15 × 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19/15 का डबल क्या हो जाएगा 30। तो ये जो 19/30 है आपके पहली संख्या आ गई, किनके बीच की, 2/3 और 3/5 के बीच की कौन सी संख्या है, 19/30। अब इसी तरह से आगे देखेंगे, आगे कैसे करना, इन दो संख्याओं के बीच में संख्या निकालनी है। और बीच में संख्या निकालने का वही फॉर्मूला, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। और जोड़ना कैसे, लसाअ पर लेकर जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो हमें 39 बटा क्या आ जाएगी 60 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से इन दोनों के बीच यानी कि 19/30 और 3/5 इन दोनों के बीच निकालेंगे, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे तो 37/60 प्राप्त होगी। इस तरह से हमने 3 संख्या तो निकाल दी। फिर क्या करेंगे, ये प्रारंभ वाली है 2/3 और 39/60,
इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे और एक नई संख्या, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी और इसको हम यहाँ बीच में लगा देंगे। तो इस तरह से चारों संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ये पूरा करवा नहीं सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और पेज भी कम पड़ेगा। आपको वहाँ सफिशिएंट पेज मिलेगा और पेन से लिखेंगे तो छोटे अक्षरों के कारण आप ज़्यादा लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19। राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि वह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ वो लिखेंगे। मूलधन दिया हुआ है 10,000, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दी हुई है 10% वार्षिक। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन 10,000 इंटू दर 10 और समय 2 वर्ष। हम इसको काटेंगे 100 के 2 जीरो से, ऊपर के 2 जीरो कट गए तो आपके सामने 2,000 इसके ब्याज आ गया। कौन सा साधारण ब्याज 2,000 आ गया। अब क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन में से मूलधन घटाओ। अब मिश्र धन कहाँ से लाएंगे, तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 की घात T यानी कि समय। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार इसको संख्याओं को रखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 की घात 2। तो यहाँ पर इस तरह से इसको आगे मैं अगली लाइन में लिख रहा हूँ 10,000 इंटू इन दोनों को करेंगे आगे सॉल्व तो 110 बटा 100 110 बटा 100। अब यहाँ ये जो 10,000 के 4 जीरो से नीचे जो हर के अंदर 100 लिखे हुए हैं इनके 2 जीरो से कट जाएंगे। ऊपर संख्या आपके पास बचेगी कौन सी, ये वाली 110 इंटू 110। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12,100। अब ये जो 12,100 क्या है, मिश्र धन। अब इस मिश्र धन में से क्या करेंगे, मूलधन घटाएंगे 10,000। जैसे 10,000 घटाएंगे तो आपके सामने इसका ब्याज कितना आ जाएगा 2,100 रुपये यानी 2,100। अभी ये जो 2,100 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ 2,000 क्या है आपके पास में साधारण ब्याज। अब पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा 2,100 माइनस 2,000। तो अंतर कितना आ जाएगा 100 रुपये अंतर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या ज्ञात करनी है तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y, माननी है दोनों को। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। तो योग यानी x प्लस वाई दोनों को जोड़ा तो 95 आना चाहिए। तो ये क्या है, पहला समीकरण मान सकते हैं। फिर क्या कहा है आगे, यदि संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है 15 अधिक है तो 15 अधिक है यानी कि दोनों का अंतर 15 है तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 15। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम इसको सरल करेंगे। विलोपन विधि में क्या करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है तो x वाई से वाई कट जाएगा, माइनस प्लस है और यहाँ पर प्लस प्लस है यानी कि ये जुड़ जाएंगे। तो x और x क्या हो जाएंगे 2x हो जाएगा बराबर 95 और 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा 110। अभी 110 और यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा 2x। अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे x को यहीं रखेंगे, 2 को क्या करेंगे उधर पक्षांतरण करेंगे। तो 110 में 2 का भाग दिया तो 55 है वो आपके पास में x का मान आया और x का मान आ गया यानी ये क्या है पहली संख्या है। अब पहली संख्या यानी कि पहली संख्या हमने x मानी थी तो पहली संख्या हमारे पास में 55 आ गई। अब 55 आ गई, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे यानी x की जगह रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह लिखा हमने 55 और प्लस y बराबर 95। अब y का मान ज्ञात करना है तो इस 55 को क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो 95 में से 55 घटाए तो y का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और ये y का मान 40 आया, यही क्या है आपके पास दूसरी संख्या है। तो इस तरह से इसका आंसर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ट्रक द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की 14 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो उतनी की थी। लगा समय और जो 14 किलोमीटर जो चली है उसमें कितना समय लगा 25 मिनट। तो ट्रक की चाल कितनी होगी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी थी दूरी कितनी
14 किलोमीटर, और समय कितना 25 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है या घंटों में बदलना है। घंटों में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे। अब ये 60 का भाग देंगे, 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 14 × 60/25। ये क्या है, चाल है, क्या है, चाल, ट्रक की चाल प्राप्त हो गई। अब ये जो चाल प्राप्त हुई है तो हम इससे आसानी से हम ट्रक की दूरी निकाल सकते हैं कि 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो 5 घंटे में ट्रक द्वारा तय दूरी, तो दूरी तय की है तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल × समय। तो चाल हमारे पास जो निकाली है वो है, और समय दिया हुआ है कितने, 5 घंटे में। तो 14 × 60/25 और उसको गुणा करेंगे 5 से, और जैसे 5 से गुणा करेंगे और फिर हम काटेंगे कि 5 का भाग, अब 25 में कितनी बार गया, 5 बार गया, और 5 का भाग 60 में 12 बार गया। तो 14 और 12 का गुणा करेंगे तो 168 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से 21वें प्रश्न का भी आप आराम से हल निकाल सकते हैं। फिर निबंधात्मक प्रश्न। अब ये निबंधात्मक प्रश्न है, इसको किस तरह से करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न में है 22वां प्रश्न, बहुभुज ABCDEF को विभिन्न भागों में बांटा गया है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस बहुभुज के अंदर देखिए, पहला जो है वो समलंब चतुर्भुज है, दूसरा है आयत है आपके सामने, तीसरा है त्रिभुज है, जो कौन सा, समकोण वाला, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। चौथा है वो भी आपके पास में क्या है, समकोण है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 दिए हुए हैं, सभी के क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 × समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई, ऊंचाई या फिर कह सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। अब 1/2 यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है 50 है और ये 30 है। अब ये जो है OB और BC हैं, ये कितनी है, तो ये कितनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए 50 दिया हुआ, टोटल कितना दिया हुआ, 50। अब 50 में से ये 20 घटाएंगे। अब मैंने ये 20 कहाँ से लाए, तो यहाँ पर देखिए जो 100 दिया हुआ है, पूरी बड़ी जो लाइन है ये कहाँ से, E से लगाकर A तक, ये बड़ी लाइन है 100 की दी हुई है। अब इस 100 में से ये जो 50 घटा दिया जाए, यहाँ तक की जो ये 50 है ये घटा दी जाए, तो आपके सामने ये जो यहाँ से Q से E तक की है ये 50 प्राप्त होगी। अब ये जो 50 प्राप्त होगी, लेकिन हमें ये जो दी हुई है वो 70 दी हुई है, कौन सी, 20 से लगाकर E तक। अब 70 दी हुई है तो 50 में से 70 गए तो यहाँ 20 आ गए, तो यहाँ हमने 20 लिख दिया। इस तरह से इसको पहले चिन्हित कर लेंगे। फिर यहाँ पर सीधे इसके जो मान दिए वो लगाएंगे, 50 + 30। अभी जो 50 + 30 है वो कोष्टक में लगेंगे क्योंकि समांतर भुजाओं का योग है। फिर गुणा में करेंगे 30 क्यों करेंगे, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई है, कि कौन सी ऊंचाई है, ये 30 वाली है, इसकी ऊंचाई है। 30 कहाँ से निकाली, ये जो टोटली 50 है तो 50 में से कौन सी 20 चली गई, तो 20 चली गई तो ये कितनी रहेगी, 30। ये जो है दूरी ये 30 रहेगी। अब ये 30 है तो ये भी कितनी है, 30 ही रहेगी। तो यहाँ पर इसको ऊंचाई मानेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 80 × 15 = 1200 मीटर है, वो क्या आ जाएगा, ये पहले का आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। तो पहला 1200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरा ज्ञात करेंगे आयत। अब आयत को ज्ञात करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला पता ही है आपको, लंबाई × चौड़ाई। तो 70 × 50 है, 70 × 50 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर मैं सारा दूसरा मिटा देता हूँ। ये 70 है और ये 50 है, तो 70 × 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 70 × 50, तो आपके पास में आ जाएगा 3500 मीटर स्क्वायर। फिर तीसरा हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का है, यानी समकोण है, 1/2 आधार ऊंचाई यानी कि 50 × 40। यहाँ 50 दिया हुआ है, ये 50 है और ये 40 है। 50 × 40 करेंगे, 2 का भाग देंगे, 40 में 20 आ जाएगा, 20 का 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 1000 मीटर। उसी तरह से आप चौथे त्रिभुज को निकालेंगे तो 1/2 50 × 40, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, 1000 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 1000 मीटर स्क्वायर आया है और बाकी के जो भी मान आए हैं, यानी 1 2 3 4 को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1200 3500 और 1000 सभी को जोड़ेंगे तो आपके पास में बहुभुज ABCDEF का क्षेत्रफल आ जाएगा 6700 वर्ग मीटर। पीछे ये वर्ग मीटर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्षेत्रफल हैं। अब चलिए हम आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित का हल ज्ञात कीजिए। अब ये जो चूंकि है कि इसमें अथवा में है, यहाँ अथवा है वो मैंने मिक्स कर दिया है, ये अथवा में आया हुआ प्रश्न है। अथवा में ए और बी आए हैं, इसको कैसे हल करेंगे? तो ए को देखते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण ज्ञात कीजिए। दूसरे विकर्ण को ज्ञात करना है, इनमें से कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितनी अधिक है ज्ञात कीजिए, ये भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो विकर्ण को ज्ञात करेंगे। विकर्ण को ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो सीधा आप यहाँ लिख देंगे 240 × 1/2। अब दूसरा विकर्ण यानी दो विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला तो दिया हुआ है 30, तो 30 को करेंगे गुणा और अगला है विकर्ण, तो विकर्ण लिख देंगे। अब 1/2 यानी 2 से क्या करेंगे, 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 240 बराबर 15 इंटू विकर्ण आ जाएगा। अब 15 को यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 में 15 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए 16 सेंटीमीटर आ गया। कौन सा? दूसरा विकर्ण। पहला यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट विकर्ण या फिर लिखेंगे पहला विकर्ण। पहला कितना था? पहला 30 सेंटीमीटर था। दूसरा कितना आया? दूसरा कितना आया? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। अब पूछा है लास्ट में, यहाँ क्या पूछा है, कौन सा विकर्ण अधिक है तथा कितना अधिक है? तो अधिक कौन सा है? पहला वाला अधिक है, और पहला वाला अधिक है, कितना अधिक है? 14 सेंटीमीटर अधिक है। कितना? 14 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब बी पार्ट है, बी में क्या लिखा हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। अब 140 सेंटीमीटर क्या है? व्यास ज्ञात कीजिए, त्रिज्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, व्यास है। ठीक है, इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अब यहाँ जो दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना? 1.54। अब ये डाल दिया यहाँ पर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। r² यानी कि ये क्या है? त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी? व्यास की आधी होती है, तो यहाँ व्यास दिया हुआ 140 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या हमें 70 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। अब त्रिज्या का स्क्वायर है यानी r का स्क्वायर है यानी 70 × 70 लिखेंगे, इंटू h यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसको h को ऐसा कैसा लिख देंगे। अब यहाँ चूँकि देखिए ये क्या सेंटीमीटर में है, लेकिन प्रश्न में क्या है कि जो आयतन दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इनको मीटर में बदलना है। किसको? सेंटीमीटर को। तो 70 के नीचे 100 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। 70 के नीचे 100 लगाएंगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 से क्या हो गया, ये 70 वाला 0 और 0 ये कट गया। अब 7 से 7 कट गया। अब इस तरह से आगे उसको हल करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 1.54 × 100 फिर बटा 22 × 7। अब इनका जो 22 और 7 का गुणा करेंगे तो 154 आएगा, और 100 का गुणा करेंगे तो ये भी 154 आएगा। अब 154 में 154 का भाग देंगे तो कितना? 1 आएगा। और 1 मीटर है, यही क्या है आपके पास में ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। और यही आपको ज्ञात करना था। अब चलिए 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। किन्हीं दो के गुणनखंड करने, तो पहला और दूसरा हम कर लेते हैं। पहले के ऊपर आते हैं, देखिए 4p² - 9q²। अब ये देखिए, याद रखिए कि ये कैसा फॉर्मूला, आपने सर्व समीकरण देखी होगी, तो सर्व समीकरण याद कीजिए, a² - b²। और a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। अब यहाँ इसको a² और b² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर दोनों हो जाएंगे, तो दोनों को कोष्टक में बंद करके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 3 × 3 यानी 3p² कर सकते हैं, तो इसको भी कोष्टक में लगा दिया। अब यहाँ देखिए, जो ये पूरा है भाग है 2p, ये क्या a मान लिया, और 3q है ये b मान लिया, तो सर्व समीकरण में सेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे a + b के रूप में और a - b के रूप में लिख देंगे, और इतना ही ये आपका हल हो जाएगा। यही आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन। फिर दूसरा, इसमें दिया हुआ है x² + 8x + xy + 8y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे क्वेश्चन को, और फिर इसके जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये। अब पहले जोड़े के अंदर कॉमन क्या लेना है, x लेना है। जैसे आपने x कॉमन लिया तो बचा क्या, x + 8, क्योंकि 8 के पास वाला x बाहर आ जाएगा। फिर उसी तरह से आगे के पद में देखेंगे
तो y कॉमन लेंगे, और जैसे y कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, x बच जाएगा और 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, x प्लस 8 और x प्लस 8 दोनों सेम दिख रहा है, तो इन x प्लस 8 को कॉमन लेंगे, और जैसे इनको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका दूसरे का गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ए है वो 90 डिग्री का है और कोण बी है 105 डिग्री का हो। या फिर अथवा में आप क्या कर सकते हैं, एक समचतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ही करेंगे, और पहले को करने के लिए आपको चांदा प्रकार की ज़रूरत होगी। मैं सीधा सीधा आपको डायग्राम बना देता हूँ और बता देता हूँ कि इस तरह से बनाना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, रचना लिखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करना है, ए बी 5 सेंटीमीटर क्या करना है, रेखाखंड निकालना है। उसके बाद ए पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है प्रकार की सहायता से। उसके बाद में बी पर क्या करना है, 105 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ए पर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर प्रकार से नाप कर चाप काटना है, जो कि क्या होगा, यहाँ पर ए पर काटेंगे तो क्या, यहाँ बी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का बी पर छाप निकालेंगे तो सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सी और डी को मिला देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसकी रचना हो जाएगी। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो सारणी दी हुई है, इसको आपको क्या करना है, आगे आपको इस ग्राफ पेपर के अंदर अंकित करना है और उसके जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ को बनाने के लिए आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को खींचना है। दो लाइनें ऐसे खींचनी है, एक को एक्स नाम देना है, दूसरे को वाई नाम देना है। अब यहाँ पर पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना यानी कि एक्स अक्ष पर 1000 रुपये प्रति सेंटीमीटर, यानी एक्स अक्ष, यानी ये जो एक्स अक्ष है आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये तो जीरो हो जाएगा, ओ होगा, यानी एक्स अक्ष पर आपको 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना, 1000 के बराबर है। ये दूसरा सेंटीमीटर, फिर 1000 यानी 2000 हो गया, फिर ये एक और 1000 यानी कि 3000 हो गया, ये एक और 1000 यानी कि 4000 हो गया, फिर एक और 1000 यानी कि 5000 हो गया। यानी ये जो दूरी है वो आपकी फिक्स होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, आपने यहाँ पैमाने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर कितने बराबर है, 1000 रुपये के बराबर। फिर ऐसे ही वाई एक्सेस पर क्या लिखेंगे, 80 रुपये प्रति सेंटीमीटर, यानी जितना 1 सेंटीमीटर हो रहा है उसके ऊपर कितना है, 80 रुपये हैं, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, जहाँ आपको ये सारणी दी हुई है, 1000 बराबर 80, 2000 बराबर 160, 3000 240, 4000 320, 5400, तो यहाँ पर इसको मिलान करेंगे। देखिए जैसे कि मैं कैसे मिलान कर रहा हूँ, ये 1000 ऊपर जाएगा यहाँ सीधा सीधा, और 80 यहाँ इधर आएगा, तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐसे मिलाते मिलाते हमने पॉइंट बना दिए। तो कितना पॉइंट बने, पहला पॉइंट बना, दूसरा पॉइंट बना, तीसरा पॉइंट बना, चौथा बना और पांचवा बना। इन पांचों पॉइंटों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ तक तो कर दिया आपने। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है। मूल बिंदु यानी कि यहाँ पर ये जीरो दिख रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। आलेख, आलेख यानी ये जो लाइन दिख रही है वो गुजर रही है क्या, बिल्कुल नहीं गुजर रही है। हाँ, पर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो बिल्कुल गुजर जाएगी। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो जीरो पे टच हो जाएगी, लेकिन ये जो लाइन खींची है वो जीरो पर नहीं है, लेकिन जीरो से निकलती हुई तो प्रतीत हो ही जाएगी। आपने अगर सीधा और 1-1 सेंटीमीटर का सही गैप बनाए हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ में लिख देंगे। क्या करेंगे, हाँ में लिख देंगे। फिर दूसरा इसका जो प्रश्न है, आलेख के आधार पर रुपये 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2500 का, अब यहाँ 2500 अमाउंट देखिए, तो 2000 और 3000 के बीच में, यानी 2000 और 3000 के बीच में ही 2500 होगा। अब 2500 से सीधा लाइन ऊपर खींचेंगे और जहाँ पॉइंट बनेगा उसके अब लेफ़्ट साइड के अंदर ब्याज देखेंगे। तो ब्याज देखेंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट देखेगा, इस पॉइंट को आप बताएंगे कि यहाँ पर कितना अमाउंट है। तो 320 और 240 के बीच का अमाउंट आएगा, और 240 और 320 का अमाउंट होएगा बीच का, ये 280 अमाउंट हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 2500 रुपये पर 280 रुपये हैं वो ब्याज होगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा।
तो इस तरह से आप अंतिम क्वेश्चन का भी आंसर कर लेंगे।